बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी नेचर ऑफ साउंड वेव। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो मेरे बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे जी नेचर ऑफ साउंड से, जिसमें बात करेंगे साउंड की लॉन्गिट्यूडल नेचर के ऊपर। ठीक है, उसी में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये प्रोड्यूस होता है और उसकी प्रोडक्शन से ही एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसकी जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल है। उसके बाद इसमें जो दो टर्म आती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर साउंड वेव से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जिसमें साउंड की वेवलेंथ है, उसका एम्पलीट्यूड है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसका टाइम पीरियड है, इनसे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स के ऊपर आएंगे, जिसमें रिदमिक और जो नॉन रिदमिक साउंड है उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम आएंगे सेकेंड बोर्ड के ऊपर, जो कि हमारे सामने हमें नजर आ रहा है। उसके अंदर बेटा आप देखेंगे नंबर 1 पे जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बाद फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे जी इसका, इंफ्रासोनिक वेव्स का और अल्ट्रासोनिक वेव्स का, और वहाँ से थोड़ा सा उनकी जो एप्लीकेशन है, कहाँ पे वो इस्तेमाल होती है, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आज के इस टॉपिक को सीखने के बाद चंद चीज़ें जो आपने लाजमी माइंड में रखनी है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग तो नहीं आएगा, लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से शार्ट बनेंगे और एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है, अब एमसीक्यूज कौन कौन से बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो शार्ट में आ सकता है वो ये आ सकता है कि आप साउंड की लॉन्गिट्यूडनल नेचर को प्रूव करो। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कहा था साउंड की मैकेनिकल नेचर को प्रूव करो। वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मगर ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट आ सकता है ये कि साउंड की लॉन्गिट्यूडनल नेचर को आप प्रूव करो, उसको फिर आप एक्सप्लेन करोगे, उसको प्रूव करोगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बेटा यहां से बन सकता है वो आपका एमसीक्यूज बन सकते हैं, कंप्रेशन का, रेयरफैक्शन का, और ये जो दो है ये इन दोनों में से कोई एक, यानी कि आपको एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं डेफिनेशन की सूरत में भी, या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज के तौर पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ये जो टर्म्स हैं, वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी, ये जस्ट बेटा आपकी लर्निंग के लिए, यानी यूं समझे कि ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको सीखने के बाद आप वो टॉपिक अंडरस्टैंड कर पाएंगे जिन्होंने पेपर में आना होता है। ये एज सच कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो पेपर में आपको दिया जा सके। ठीक है, और उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कई मरतबा आ चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। ठीक है, ये आपका बेसिकली वो एक डिफरेंस है, और या फिर इसको रिदमिक और नॉन रिदमिक साउंड की सूरत में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है म्यूजिक में, और उसमें जो सेकेंडली आपका था नॉइज, उसमें फर्क बताएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ शार्ट आता है। तो दो शार्ट क्वेश्चन आपको मैंने बताए, एक साउंड की लॉन्गिट्यूडनल नेचर को प्रूव करना है। ये इस लेक्चर को समझने के बाद आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि क्या आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, आपने ये अपने माइंड को टेस्ट करना है कि क्या आपको पता चल गया कि म्यूजिक में और इसमें क्या फर्क है नॉइस के अंदर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो बेटा बन सकता है वो ऑडिबल रेंज, इंसान की जो ऑडिबल रेंज है उस रेंज के बारे में आपने बताना है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाके पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर कुछ उसकी एप्लीकेशन, इंफ्रासोनिक वेव्स के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी एप्लीकेशन आ सकती हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तो खैर एक अलग से पूरा टॉपिक है ना, तो वो तो उसी में से जाके चीज़ें पूछी जाएंगी। यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रासोनिक है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है मेरे बच्चों, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जो अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक है और जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो जो इंसान की फ्रीक्वेंसी रेंज है सुनने की, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, उसका एमसीक्यूज पेपर में आ सकता है। ठीक है, ओके जी। अब आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स माइंड में सेट कर लेने हैं। जब लेक्चर खत्म हो तो आपने सोचना है कि ये लेक्चर में सर ने जो मुझे सिखाया क्या मैं वो समझ गया हूं। पहला सवाल अपने माइंड में आपने ये करना है कि क्या मुझे समझ आ गई है कि साउंड की लॉन्गिट्यूडनल नेचर कैसे हुई। क्या मुझे समझ आ गई है कि साउंड म्यूजिक में और नॉइज में क्या फर्क है। ठीक है, क्या मुझे समझ आ गई है कि इंसान की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या होती है। ये 3 कम से कम क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए। अगर आपको आंसर मिल गया उसका, तो इसका मतलब है कि आपका लेक्चर जो है वो फिर ओके है, आपने जो चीजें सीखनी थी, जो ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हो गए। राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों हमने बात करनी लॉन्गिट्यूडनल नेचर के ऊपर। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं क्या। वैसे तो हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार आपके लिए रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए।
बेटा मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए जरिया चाहिए, मीडियम चाहिए, उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। अब उसकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन वो होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, नंबर टू होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स की ये खूबी होती है, जैसे पानी के सरफेस के ऊपर जो वेव बनती है यूं आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, अब वेव ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, और जो मीडियम है यानी ये जो पानी है जिसके जरिए वेव बनती हुई जा रही है, उसके पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। देखो ये डाउन, ये फिर अप, ये फिर डाउन, तो पार्टिकल की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो अप एंड डाउन है, और वेव की जो ट्रैवलिंग डायरेक्शन है वो ये है। तो आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसको मेरे बच्चों हम कहते हैं जी ये ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उसमें ऐसा होता है कि पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। मतलब कहने का ये कि देखिए आपके पास जो पार्टिकल है वो आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरह से, ये पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन है, और जो वेव की ट्रैवलिंग डायरेक्शन है वो भी इसी की अलोंग, ये देख सकते हैं आप, यानी कि पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे और वेव भी आगे बढ़ती रहेगी ऐसे ऐसे, ठीक है। बात समझ गए, यहां से वेव आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अब ये जो वेव ऐसे आगे बढ़ रही है ना, वाइब्रेट करती हुई है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, तो उसको मेरे बच्चों हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ट्रांसवर्स में पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जो लॉन्गिट्यूडनल है उसमें पार्टिकल कह लीजिए पैरेलल के साथ जो है पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए जा रहे होते हैं, यानी पार्टिकल भी ऐसे ऐसे जा रहे हैं और वेव भी उसी सिमत में जा रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब समझ आ गया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। अच्छा, अब आपके माइंड में ये चीज क्लियर है कि जो वेव्स मीडियम में ट्रैवल करती हुई जा रही हूं और मीडियम के पार्टिकल भी आगे पीछे मूव कर रहे हो और वेव भी आगे की तरफ बढ़ रही है, दोनों पैरेलल हों, तो वो हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। पहली बात आप मेरे बच्चों यहाँ पे नोट्स में लिखेंगे, उसको बताएंगे कि भाई जो साउंड है ना उसकी नेचर होती है लॉन्गिट्यूडनल। अब इतना काफी नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे लॉन्गिट्यूडनल होती है। फिर उसमें ये सारा प्रोसीजर हम पिछले चैप्टर कह रहा हूँ, पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने बताना है उसके अंदर ये सारा हम सीख चुके हैं कि भाई देखिए साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेटिंग मीडियम से प्रोड्यूस होती है। कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो जब वो वाइब्रेट करेगी ना तो अपने इर्द गिर्द जो मीडियम है लाइक एयर है या वाटर है उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, तो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देती है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी मीडियम को जो एयर है उसको मिल जाती है, फिर वो जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। इस तरह वाइब्रेशन जो है वो उनकी एक सीरीज आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। कंप्रेशन, कहीं पे हवा जब यूं इधर बाहर की तरफ वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आएगा इस तरह से तो एयर को कंप्रेस कर देगा, वापस जाएगा तो फिर एयर फैल जाएगी, रेयरफेक्शन आएगी, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन आगे की तरफ चलती चली जाएंगी और हमारी वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। ऐसा ही होता था ना, वो सारी बातें वही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन सोर्स ऑफ द साउंड वाइब्रेट इट ट्रांसफर एनर्जी टू द मीडियम। अब बॉडी है वाइब्रेट कर रही है तो उसके इर्द गिर्द जो हवा है वो मीडियम है जिसने साउंड को लेके जाना है तो उसको एनर्जी ट्रांसफर करती है। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आल्सो स्टार्ट वाइब्रेशन। जब जाहिर सी बात है बॉडी वाइब्रेट कर रही है ऐसे ऐसे तो उसके इर्द गिर्द जो हवा है उसके ऊपर भी तो बार बार उसको पुश कर रही है तो वो एयर भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ द सोर्स वो हैव द काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। ये दरअसल पार्टिकल की पास जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है ना उसके पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है जो वो ट्रांसफर कर देता है मीडियम के पार्टिकल्स को। दिस इनिशिएटेड वाइब्रेशंस चेंजेस इनटू द सीरीज ऑफ वाइब्रेशन थ्रू द मीडियम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। ये बात अहम है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, यानी कि ये वो प्लेट जिसने वाइब्रेट करके वेव्स को प्रोड्यूस करना है, ये जब इधर को यूं आएगी तो यहां पे पड़ी हुई हवा को कंप्रेस करेगी। इसने अपनी एनर्जी एयर को ट्रांसफर कर दी, एयर वहां से कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। फिर ये प्लेट वापस इधर को आएगी, वॉल्यूम खुला मिल गया, खुली जगह मिल गई। गैस में प्रॉपर्टी होती है कि खुली जगह मिलेगी तो वो उसको ऑक्यूपाई करती है, फैल जाएगी, फिर गैस के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा से पुश मिला, फिर कंप्रेशन आएगी, सारे पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह से जब बॉडी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी मीडियम को देती है, मीडियम उस काइनेटिक एनर्जी के जरिए वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और ये वाइब्रेशन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। और असल बात क्या है कि ये वाइब्रेशन जो आगे बढ़ रही हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ वेव बढ़ रही हैं और यही तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, क्योंकि वाइब्रेशंस भी, मीडियम की वाइब्रेशन भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग है, वेव भी इधर को जा रही है और पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। दैट इज द रीजन दीज आर
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो आपका माइंड क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन, जो एयर के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन है, उनकी डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन दोनों पैरेलल हैं, इस वजह से ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। क्लियर होगी ये बात? आप जब लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया। आपने आप जो एक्सप्लेन करना था कर दिया कि हाँ वाक्य ही जो साउंड की वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक है, कीवर्ड्स पता लग गए, क्योंकि वेव की डायरेक्शन जिसमें वो ट्रैवल कर रही है और पार्टिकल्स जिस प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं ना, यानी पार्टिकल भी आगे पीछे मूव कर रहे हैं ऐसे, और वेव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, दोनों पैरेलल हैं, लिहाजा ये लॉन्गिट्यूडनल। 2-3 बार रिपीट कर दिया, अब उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये ट्यूनिंग फोक है, ये जब इसको हम रबड़ बैंड पे ऐसे मार के रखते हैं तो वाइब्रेट करते हैं इसके प्रोंग इस तरह से दोनों। तो इधर देखिए एयर में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे एयर के पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ जाएंगे, फिर कहीं पे वो दूर दूर चले जाएंगे, फिर कहीं क्लोज, फिर कहीं दूर, फिर कहीं क्लोज, फिर कहीं दूर। तो ये इस तरह से बेटा हमारे पास जो है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हो जाती हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे आपको नजर आ रहा है एयर के पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं जी ये कंप्रेशन है। और जहां पे एयर के पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं उसको हम बोलते हैं ये रेयरफैक्शन है। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दो टर्म है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए। जो दूसरी वेव होती है ना आपके पास ट्रांसवर्स वेव, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास यूं ट्रेवल करती हुई जा रही है वेव, ये ट्रांसवर्स वेव है, सही है। तो जो ये जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं इसमें देखिए दो टर्म इस्तेमाल होती है, ये जो एक अपर पीक है एक लोअर पीक है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, इसको हम ट्रफ कहते हैं। इसी तरह की जो दो टर्म यहां पर इस्तेमाल होंगे ना, इसमें उसको हम कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कहते हैं। कहीं पर मेरे बच्चों आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है ये एयर के पार्टिकल, कहीं पे दूर दूर हैं, फिर इकट्ठे हैं, फिर दूर दूर, फिर इकट्ठे, फिर दूर दूर। तो जहां पे वो दूर दूर है उस रीजन को हम रेयरफैक्शन कहते हैं, जहां पे वो क्लोज है उस रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं। बात खत्म। तो जैसे यहाँ पे इस वेव में क्रस्ट ट्रफ होता है, वैसे लॉन्गिट्यूडनल के अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होती है। आप पढ़ चुके हैं इसको भी, जस्ट यहाँ पे आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो आप डिफाइन कर दीजिए इसको, अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर इज कॉल्ड कंप्रेशन। ये एक ऐसा रीजन होता है जहां पे दबाव ज्यादा होता है हवा के ऊपर और वहां पर पार्टिकल एक दूसरे से करीब करीब होते हैं, इसीलिए कंप्रेशन कहते हैं। फिर रेयरफैक्शन पे आ जाएंगे, ये वो रीजन होता है जहां पे प्रेशर लो होता है जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उसको हम बेटा कहते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, यहां तक आपने सीख लिया। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो कुछ टर्म्स जो कि आपको पता होनी चाहिए आपके कॉन्सेप्ट के लिए। वेव लेंथ, सादा सी बात है, वेव लेंथ क्या होती है? वेव की लंबाई। अब एक वेव की लंबाई को मालूम करने का तरीकाकार क्या है? सबसे आसान तरीका ये होता है बेटा, देखें जैसे आपके पास ये एक वेव है ना, ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है, इसका ये क्रस्ट है और ये दो लगातार आने वाले क्रस्ट हैं। दो लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान जो फासला है ना उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं जी हम? वेव तो हमारे पास ये होती है, ये देखें ये एक वेव है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होता है, ये एक वेव है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो यहां से लेके यहां तक जो है ना उसको हम वेव की लंबाई यानी लैम्डा कहते हैं। लेकिन इसको डिफाइन करना मुश्किल होता है ना, थोड़ा सा इसको डिफाइन करना मुश्किल होता है। तो फिर ये चीज ऑब्जर्व की गई कि जितनी एक वेव की लंबाई होती है ना, उस वेव के दो लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान में भी उतना ही फासला होता है, या फिर दो लगातार आने वाले जो ट्रफ है उनके दरमियान में भी उतना ही फासला होता है। जैसे ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, तो इन दोनों के दरमियान में भी उतना ही फासला होता है लैम्डा। तो इस तरह उसको डिफाइन करना ज्यादा आसान है। तो हम ये कह देते हैं कि भाई एक वेव के अंदर दो लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान फासले को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव बात करेंगे तो वहां तो क्रस्ट ट्रफ नहीं होता, वहां तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होती है। तो वहां पे फिर हम ये कहते हैं कि दो लगातार आने वाले कंप्रेशन या दो लगातार आने वाले जो रेयरफैक्शन है उनके दरमियान जो फासला है ना मेरे बच्चों, उसको हम कहते हैं जी वेव लेंथ। समझ गए? ओके जी। तो यहां पर मैंने डिफाइन किया इसको, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब देखिए नीचे साउंड वेव्स आपको नजर आ रही है, ये आपके पास रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। तो ये वाली कंप्रेशन और ये वाली कंप्रेशन, इसके मिड में और इसके मिड में मैंने एक एक पॉइंट बनाया, यहां से लेकर यहां तक जो फासला बेटा उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। ओके, अच्छा उसके बाद वेवलेंथ को समझ लिया आपने, लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं, इसका यूनिट जो है वो क्योंकि लेंथ है तो मीटर्स में लेंगे आप। अच्छा उसके बाद फिर आएंगे एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या है? अगर हम ट्रांसवर्स वेव के मुकाबले में इसको अंडरस्टैंड करें तो ज्यादा अच्छा होता है, आपको चीजें क्लियर होंगी। देखिए जो पानी की सरफेस थी ना, पानी की सरफेस में इसको पहले रेस कर देता हूं। देखिए ये पानी की सरफेस थी, इस तरह से पानी रेस्ट में था, आपने पानी के अंदर जो है ना ये वेव्स प्रोड्यूस की, आपने वेव प्रोड्यूस की, इस तरह से ये वेव बन के जा रही है। अब पानी के जो जरात थे वो अपनी इस मेन पोजीशन के ऊपर थे,
जब आपने वाइब्रेट किया तो ये मीन पोजीशन से ना बेटा ऊपर की तरफ गए, यहां से यहां तक गए, है ना। तो जो ये मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम दूर जा चुके हैं ना, मैक्सिमम कितना दूर जा चुके हैं, उसको हम कहते हैं वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, यानी यहां से आप नीचे की तरफ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अगर कोई वेव इस तरह से प्रोड्यूस हुई है कि उसके पार्टिकल मीन पोजीशन से ज्यादा दूर दूर गए हैं इस तरह से, ये तो हम बोलते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड ग्रेटर है, इसका एम्पलीट्यूड स्मॉलर है। क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है, मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर जाता है। ये तो था इन टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। जब हम बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, तो उसमें फिर हम ये कहते हैं कि जो आपके पास मीडियम है उसके पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं ना ऐसे ऐसे। अब अगर वो पार्टिकल मीन पोजीशन से थोड़ा सा दूर दूर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इस वेव का एम्पलीट्यूड कम है। और अगर मेन पोजीशन से, ये मेन पोजीशन है, इससे पार्टिकल ज्यादा दूर दूर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इसके जो एम्पलीट्यूड है वो हाई है। सो एम्पलीट्यूड यहां पर भी वही चीज है कि जो मीडियम का पार्टिकल है ना, वो अपनी मेन पोजीशन से कितना दूर तक चला जाता है। जितना ज्यादा वो मेन पोजीशन से दूर तक जाएगा ड्यूरिंग वाइब्रेशन, मैक्सिमम दूर जाएगा, उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो यहां पर हमने इसको इस तरह डिफाइन किया, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट covered by the particle from the mean position when the sound travels through the medium। जब एक मीडियम में से साउंड ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, तो मीडियम का पार्टिकल अपनी दरमियानी पोजीशन, अपनी असल पोजीशन को छोड़ के कितना दूर तक जाता है, ज्यादा से ज्यादा, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, फर्क क्या है कि इधर पार्टिकल अप एंड डाउन वाटर वे में मूव करते हैं, तो ये पानी का लेवल था, इससे कितना ऊपर और कितना नीचे जाता है, मैक्सिमम कितना ऊपर गया, तो वो उसका एम्पलीट्यूड है। यहां पे पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, तो ये उसकी मेन पोजीशन से, मेन पोजीशन से जितना ज्यादा दूर, यानी ये मेन पोजीशन अगर यहां से यहां तक आया मैक्सिमम, तो एम्पलीट्यूड स्मॉलर है। अगर यहां से यहां तक चला गया तो एम्पलीट्यूड ग्रेटर है। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली बताता क्या है, वो ये बताता है कि आपका जो साउंड वेव है उसके पास एनर्जी कितनी है। अगर हाई एम्पलीट्यूड होगा, यानी पार्टिकल मीन पोजीशन से ज्यादा दूर दूर तक जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो साउंड आपके पास आ रही है वो एक हाई एनर्जी साउंड है, एनर्जेटिक साउंड है। और अगर पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से थोड़ी सी ज्यादा दूर ना जा पा रहे हो, इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपका जो साउंड वेव है उसकी एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, तो मैंने यहां मेंशन किया कि हाई एम्पलीट्यूड मीन हाई एनर्जी ऑफ साउंड, लो एम्पलीट्यूड मीन लो एनर्जी ऑफ साउंड। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन समझ लीजिए कि अगर आप साउंड की एनर्जी बढ़ाएंगे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, या आप दूसरे अल्फाज में कह लें कि हाई एम्पलीट्यूड वाला जो साउंड है उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, लो एम्पलीट्यूड वाला जो साउंड है उसके पास एनर्जी कम होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी बेटे याद रखें, ये बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी किसी भी टर्म में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक सेकंड में तादाद को। ठीक, एक सेकंड में कोई बॉडी कितने चक्कर मुकम्मल करती है, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वेव्स मुकम्मल होती हैं, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन मुकम्मल होती है, फ्रीक्वेंसी। ये तादाद है, फ्रीक्वेंसी तादाद है, लेकिन एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर तादाद। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे साउंड वेव्स की, तो एक सेकंड में कितनी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, उसको हम सिंपली फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, A number of sound waves produced in the 1 second is the frequency and its unit is hertz, उसको HZ से डिनोट करते हैं। समझ आ गई बात की? स्मॉल f से हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं जी टाइम पीरियड, कैपिटल T। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड कहते हैं एक साइकिल मुकम्मल होने का वक्त, एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने का वक्त, एक वेव मुकम्मल होने का वक्त। यानी कोई भी एक साइकिल हो, एक वेव हो, एक वाइब्रेशन हो, वो कितनी देर में मुकम्मल होती है, एक मुकम्मल साइकिल का वक्त। ठीक है, उसको मेरे बच्चे हम टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक, उसके बाद टाइप ऑफ द साउंड। टाइप ऑफ द साउंड में बेटा आपने बताना है भाई दो मेजर टाइप्स हैं इसकी। एक को हम या तो आप रिदमिक और नॉन रिदमिक में लेके आ सकते हैं, या फिर म्यूजिक में और नॉइज में लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रिदमिक साउंड की, तो उसमें बताएंगे कि भाई रिदमिक साउंड जो है वो आपके पास दरअसल म्यूजिक की ही एक कह सकते हैं काइंड है, जिसके अंदर जो आवाज होती है उसको आप इंजॉय करते हैं, वो आपके लिए एक प्लीजेंट साउंड होती है। ठीक है, कोई भी साउंड जो आपके ऊपर एक अच्छा असर डाले, आपके लिए खुशगवार हो, वो म्यूजिक है। कोई भी साउंड जो आपके लिए अच्छी ना हो, अच्छा जो है वो असर ना डाले आपके ऊपर, आपके लिए ना खुशगवार हो, वो आपकी नॉइस होगी। देखिए डोल है ना, डोल हम एंजॉय करते हैं ना, लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जो रिदम के साथ उसको बजाए, ठीक है,
तो आप उसको ढोल को एंजॉय करेंगे। अगर वही ढोल आप किसी बच्चे को दे दो और उसको बोले ये ले यार स्टिक बजा जरा ढोल, वो आपके कानों को इतना तंग करेगा, आप बोलेंगे प्लीज इसको बंद कर दो, इससे बेहतर मैं नहीं सुनता। है तो ढोल पहले भी और अब भी। जो पहला बंदा था वो एक खास रिदम के साथ उसको बजा रहा था, वो आपके कानों को अच्छी आवाज लग रही थी, वो म्यूजिक है। और दूसरा जो बच्चे के हाथ में आ गया, बच्चा ऐसे टेढ़े मेढ़े बजा रहा है, बस एक किस्म का नॉइज बन रहा है वो। तो जो आवाज आपके कानों को खुशगवार लगे, ठीक है, कोई भी साउंड जो आपके लिए प्लेजेंट टू हियर, प्लेजेंट टू लिसन, वो आपका म्यूजिक है। और जो सुनने में ना खुशगवार होगी वो नॉइस होगा। ठीक है, अच्छा, तो मैंने लिखा है ऑल द साउंड विच आर प्लेजेंट टू हियर कॉल्ड म्यूजिक। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको एक और बात बतानी है। यहाँ पे रिदमिक जो साउंड होता है, रिदमिक लफ्ज का मतलब यूं समझ लीजिए कि इसमें ना एक पीरियोडिसिटी पाई जाती है, ये पीरियोडिक साउंड होती है। पीरियोडिक साउंड का मतलब यह है कि एक वेव म्यूजिक की या किसी भी साउंड की मुकम्मल हुई, उसके बाद वो खुद को फिर रिपीट करे, उसके बाद फिर उसको रिपीट करे, उसके बाद फिर वो उसको रिपीट करे। तो रिपीट करते जाएं एक ही तरह की वेव्स को दोबारा से, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक। तो रिदम यही मतलब होता है कि आपकी जो साउंड वेव है उसमें ऐसे बेढंगी ना हो, बल्कि उसमें एक रिदम हो, एक आर्डर हो, एक पीरियोडिसिटी हो, तो एक खास वक्फे के बाद वो खुद को रिपीट करें, तो वो साउंड जो है वो आपको अच्छी लगती हैं, और उसको हम रिदमिक साउंड भी कहते हैं और इसी को हम म्यूजिक भी कहते हैं। दीज आर द पीरियोडिक साउंड। अब अगर आप इसके एग्जाम्पल देखें तो देखिए ये आपके पास एक वेव बनी यहाँ तक, उसके बाद यही वेव खुद को रिपीट करती है, फिर अगली बार भी ये वेव खुद को रिपीट करती है, अगली बार भी, ये सारे एक पैटर्न की है, बेढंगी नहीं है, इनमें एक रिदम है, एक पीरियोडिसिटी है। देखिए खास वक्फे के बाद खुद को रिपीट कर रही है, यहां तक आगे फिर रिपीट कर रही है, यहां तक आगे खुद रिपीट कर रही है, यहां पे आगे खुद रिपीट कर रही है, ये पीरियोडिक है। ये जो पीरियोडिसिटी है ना, इसी वजह से ये हमारे कानों को अच्छी भी लगती है, और इसके अलावा इसको हम रिदमिक भी कहते हैं, और यही म्यूजिक है। दूसरा नॉन रिदमिक साउंड, जिसमें कोई आप कह लें कोई आर्डर ना हो, पीरियोडिसिटी ना हो, बेढंगी सी आवाजें हों, बस आप सुनते जाएं। All the sound have unpleasant effect on the listening or noise। जो भी आप आवाज सुन लो जो आपके कानों के लिए खुशगवार नहीं है, वो नॉइस है। और नॉइस आपके पास जो है वो नॉन रिदमिक साउंड से ही आता है। ठीक है, तो वो भी साउंड, ये भी साउंड। तो नॉन रिदमिक साउंड जो है वो नॉइस की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, वो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जैसे नॉकिंग द डोर, जैसे कोई बच्चा दरवाजे पे कोई चीज मारना शुरू कर दे, कोई चीज नीचे घसीटना शुरू कर दे, कोई चीज हिट करना शुरू कर दे जमीन के ऊपर, तो आपके लिए ना खुशगवार है। ठीक है, सो दीज आर नॉट पीरियोडिक। ठीक है, ये ए पीरियोडिक कहते हैं या नॉट पीरियोडिक, ए पीरियोडिक और नॉट पीरियोडिक। ठीक है, आप देखें इसकी एक एग्जाम्पल मैंने ली है यहाँ पे, इसके अंदर मुख्तलिफ जो आपको उसकी वेव की फॉर्म नजर आ रही होगी, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी फिर स्टेबल हुई, कभी 2 बार नीचे चलेगी। इसमें कुछ रिदम आपको नजर नहीं आएगी, ऊपर आपको रिदम नजर आ रही है। ठीक है, एक पीरियोडिसिटी नजर आ रही है, खुद के रिपीट कर रही है वेव एक खास टाइम पीरियड के बाद। यहाँ पे वो चीज नजर नहीं आ रही। दैट्स व्हाई दिस इज नॉइज एंड दिस वन इज द म्यूजिक। तो खास डिफरेंस क्या है? इसमें पीरियोडिसिटी, इसमें लैक ऑफ पीरियोडिसिटी। ये खास वक्फे के बाद खुद को रिपीट कर रही है। ठीक है, इसीलिए इसको हम रिदम कहते हैं, रिदमिक साउंड। और ये इसके अंदर कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, कोई रिपीटिशन नहीं है, बस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अप कभी डाउन, कभी ज्यादा ऊपर कभी ज्यादा नीचे। तो ये मेरे बच्चों आपके पास आ गया नॉइस। तो ये चीजें आपने सीख ली। अब हम बढ़ते हैं जी बोर्ड नंबर 2 के ऊपर, और वहां जाके फिर सीखते हैं कि ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज वगैरह क्या होती है। ठीक है जी, तो बच्चों आ जाओ अब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। तो आप बताएंगे बेटा कि जो इंसानी कान है ना, उसकी सुनने की एक खास सलाहियत है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड है उसको सुन सकता है। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई अगर साउंड की, या इससे कम फ्रीक्वेंसी हुई अगर साउंड की, तो वो सुन नहीं सकता। ठीक है, तो वही बात आप यहाँ पे बताएंगे। ह्यूमन ईयर हैज लिमिटेशन ऑफ डिटेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, वी कैन ओनली लिसन अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, या इसको 20,000 हर्ट्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर 2 टर्म नहीं आएंगे यहाँ पे, एक इंफ्रासोनिक और एक अल्ट्रासोनिक। इंफ्रा लफ्ज निकला है इन्फीरियर से, इन्फीरियर का मतलब होता है लो। ठीक है, सो साउंड क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। ठीक है, इसको साउंड कह रहे हैं। अब साउंड से नीचे, यानी जो 20,000 हर्ट्ज से नीचे होगी वो तो हमारे लिए साउंड नहीं है, उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी साउंड की फ्रीक्वेंसी से नीचे हो। साउंड क्या है? कम से कम 20 हर्ट्ज, उससे नीचे की साउंड हमारे लिए साउंड नहीं है, उसे बोलेंगे इंफ्रासोनिक, यानी 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी रखने वाली
साउंड वेव्स, ठीक है। ओके जी, सो साउंड बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक। उसके बाद फिर अल्ट्रासोनिक क्या होती है, देखिए एक है ना इंफीरियर, एक होता है अल्ट्रा। अल्ट्रा मीन हाई में लिया जाता है ना, तो साउंड है 20 से 20,000 हर्ट्ज। जो साउंड से नीचे है उसे इंफ्रासोनिक, जो साउंड से ऊपर यानी साउंड की मैक्सिमम हद 20,000 हर्ट्ज की है फ्रीक्वेंसी की, अब इससे ऊपर हो गया तो उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक, यानी साउंड से ऊपर। इंफ्रा साउंड से नीचे, अल्ट्रा साउंड से ऊपर। इंफ्रा मतलब कम से कम लिमिट से भी नीचे, कम से कम लिमिट साउंड की कितनी है 20 हर्ट्ज की, उससे नीचे फ्रीक्वेंसी हुई तो इंफ्रा। अब ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है साउंड की 20,000 हर्ट्ज, उससे भी ऊपर हुई तो बोलेंगे अल्ट्रा साउंड, ठीक है। सो बताएंगे जी साउंड अबव 20 किलो हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रा साउंड। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना चाहिए था बालल, चलो ठीक है। फिर उसके बाद बेटा कुछ यूजेस हैं इसके, वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो इंफ्रासोनिक्स जो हैं वो इस्तेमाल होती है मेरे बच्चे। नंबर 1 टू डिटेक्ट अंडरग्राउंड पेट्रोलियम फॉर्मेशन, कोई भी पेट्रोल वगैरह नीचे अगर जमीन में है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। मैप रोक्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्थक्वेक को मालूम करने के लिए कि आ सकता है, कब आ सकता है, ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी है। ये आपके पास जो जराफा है, ये हाथी है, इसके अलावा व्हेल मछली जो है ना, ये बहुत दूर दूर तक आपस में यूजिंग इंफ्रासोनिक वेव्स जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक है वो उसमें हम अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बस इसके बारे में बता देंगे आप यहाँ पर कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं मोस्टली मेडिकल फील्ड के अंदर, जो कि हम बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, आर्गन है, उनको एग्जामिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम उसको नेविगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ जाए, उसको तलाश करना हो, उसके लिए बेटा हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सही है बेटे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।